नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। राज्यसभा के लिए अब सारी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स बता दिए कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा भी एक तरह से, क्योंकि जो आजमाइश हो रही है इसमें भी, और कुछ जो आजमाइश राजस्थान और हरियाणा में साफ साफ दिखाई भी देगी। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको थोड़ा राज्यसभा का एक जनरल वो दे दूं कि ये क्या चुनाव हो रहे हैं और इसका रिपरकशंस क्या होते हैं। ये चुनाव इसलिए अहम हो गए हैं कि अब राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राज्यसभा एल्डर्स वो माना जाता है और इसमें मूल रूप से 245 इस समय जो है 245 सीट टोटल होती हैं, जिसमें से 233 का इलेक्शन होता है और 12 सीट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट बोली जाती हैं। और वो 12 सीट वो होती हैं जिसमें आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और सोशल साइंस में अगर किसी ने अभूतपूर्व योगदान दिया हो तो उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ट्रेडिशनली। लेकिन इसी नॉमिनेशन वाली सीट से हमारे रंजन गोगोई साहब भी बने हैं राज्यसभा मेंबर। तो उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान कौन सा आर्ट किया, भाई आर्ट किया या कौन सा लिटरेचर लिखा या कौन सी साइंस किया या सोशल साइंस किया, ये भी एक रिसर्च का विषय है। खैर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस कंटिन्यूटी में एक चीज़ और राज्यसभा की जान लीजिए। राज्यसभा का वो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे लोकसभा एक ख़त्म होती है, फिर दूसरी 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 15वीं। राज्यसभा ऐसा नहीं। राज्यसभा का मैं कभी नहीं आप सुनेंगे कि पहली राज्यसभा, दूसरी राज्यसभा, नहीं। कंटिन्यूटी है। 1/3 एक तिहाई मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और नए मेंबर उसमें आ जाते हैं। 6 साल का इसीलिए टर्म होता है, तो 6 साल का टर्म होता है। और ये भी जो 1/3 रिटायर होते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, ये हरदम इवन ईयर्स में होते हैं। ये भी समझ लीजिए। इवन ईयर्स जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब जो इवन और ऑड होता है उसमें इवन ईयर्स में ऑलवेज दिस रिटायरमेंट हैपेंस इन इवन ईयर्स। जैसे ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक हरदम उन सालों में होता है जो 4 से जिनका भाग हो सकता है, 2020, फिर 2024, फिर 2028, इस तरह से। खैर, तो ये तो हो गई बात राज्यसभा के मोटिव्स की। आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे फिर एक बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। अगर हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं कोई फाइनेंशियल, तो वन टाइम हमारा एक बार भी आप फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी रहेगी। अब इस समय जो पोजीशन एज ऑन 31 मई की मैं बात कर रहा हूं, जो राज्यसभा की पोजीशन थी इस 245 में, बीजेपी के 98 सांसद बीजेपी के थे, कांग्रेस के 32 थे। बीजेपी ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी में नहीं थी, ऑन इट्स ओन। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 3 नंबर पे थी, 13, और फिर डीएमके और आम आदमी पार्टी के 10-10 सांसद हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे लोकसभा में भी बीजेपी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसी तरह से राज्यसभा में भी बीजेपी के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में भी। ये जो 32 सदस्य हैं, ये 12 स्टेट से आते हैं। 12 स्टेट से कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन है और इसमें केवल 3 स्टेट ऐसी जहां से एक व्यक्ति आता है। इसके मुकाबले बीजेपी के 21 स्टेट से उनके राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, लेकिन उस 21 में 9 स्टेट ऐसी हैं जहां से एक व्यक्ति है। तो मतलब एक तरह से 22 स्टेट से ही इनका ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है। इस बार अभी क्या हो रहा है कि 57 सीट, अभी 57 सीट्स जून से लेकर अगस्त तक खाली हो रहे हैं, जिसके लिए ये इलेक्शन होने की बात है। अब नए सदस्यों का चुनाव होने की बात है। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लें, फिर बीजेपी ने किसको बनाया, क्या किया। पहले कांग्रेस की थोड़ी बात कर लें, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल माने हैं। कांग्रेस ने एक बड़ा सोच समझ के चिंतन शिविर रखा। और चिंतन शिविर कब रखा, कब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, और चिंतन शिविर रखा गया मई में। मतलब चिंतन शिविर को रखने में ही इतनी चिंता हुई कि वो 2-3 महीना लग गया। खैर, चिंतन शिविर में बड़े बड़े निर्णय हुए। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट निर्णय ये थे कि एक तो निर्णय ये था कि परिवारवाद नहीं, मतलब अगर एक परिवार में कोई एक ऑलरेडी आदमी कहीं इलेक्टेड मेंबर है या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके परिवार में दूसरा टिकट नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ये था कि एक व्यक्ति जो 2 बार राज्यसभा का मेंबर रह चुका है, उसको तुरंत फिर राज्यसभा नहीं दिया जाएगा। और ये भी था राज्यसभा को में कम से कम 50% यंग टैलेंट्स को और ऐसे लोगों को एज अ पारितोषिक, उनको कि भाई अच्छा काम किया इसलिए तुम्हें दिया जा रहा है। इस तरह के बात चिंतन शिविर में बड़ा तो 2-3 दिन चिंतन करने के बाद ये सब बातें तय हुई थी। लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड पे आए तो ये चिंतन शिविर गया, जो भी उसको आप बोलना चाहिए,
चिंतन शिविर से इसका कोई मतलब नहीं था। इस वर्ष अभी क्या है, इस वर्ष गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगली वर्ष मैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, और इन दोनों जगह गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस ही मेन ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस पिछला चुनाव गुजरात में विधानसभा का बहुत अच्छा लड़ी थी, हिमाचल में वो पहले भी रूल की हुई है, बाई इलेक्शन अभी जीती हुई है वहाँ। और अगले वर्ष कांग्रेस के जो राज्य जहाँ पे उसके चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ उसकी सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दो जगह पे वो इलेक्शंस हैं। तो कांग्रेस की दृष्टि से ये चारों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि गुजरात या हिमाचल या छत्तीसगढ़ या राजस्थान से कोई भी किसी भी व्यक्ति को इन्होंने इसमें कैंडिडेट नहीं बनाया है। क्योंकि होता है ना कि आप वहाँ से कोई कैंडिडेट बनाएंगे तो उसका थोड़ा जोश आएगा, लोगों में आएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वो नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, $1 मिलियन से भी ज़्यादा है। यूपी में सबसे सरप्राइजिंग वो रहा है यूपी में कुल 2 MLA हैं कांग्रेस के, 2, लेकिन राज्यसभा के और 1 MP है सोनिया गांधी जी, लेकिन राज्यसभा के लिए MP नॉमिनेट हो रहे हैं 3, और वो भी 3 में ऐसे महापुरुषों के नाम, 2 ब्राह्मण राजीव शुक्ला जी और प्रमोद तिवारी जी, और 1 मुसलमान इमरान प्रतापगढ़ी जी। इसकी क्या लॉजिक है? क्योंकि देखिए, अगर वो कास्ट को बांध रहे हैं, अच्छा उसमें से भी इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी जी एक ही जिले से आते हैं, तो कोई ये भी नहीं कि ज्योग्राफिकली आपने बहुत लोगों को वो किया है। क्यों किया है नहीं मालूम, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी का तो मैं फिर भी थोड़ी लॉजिक मानता हूँ। इसलिए लॉजिक मानता हूँ, अल्पसंख्यक हैं, यंग हैं, इनके परिवार से कोई नहीं है, उन सारी चीज़ों को जो चिंतन शिविर में थ्योरेटिकली बात की गई थी उसमें फिट इन हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन बाकी दोनों लोग, राजीव शुक्ला से कौन सा वोट मिलेगा, वो उनका क्या रोल है, ये आज तक कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कौन सा रोल करते हैं, कौन सा भाषण देते हैं, क्या करते हैं, उनका अभी हाल के पिछले 5-6 साल में जो मुझे अभी कंट्रीब्यूशन लगता है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, वो IPL क्या करते नहीं माना, वो एक ही है कि नकुल दुबे को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा दी, ये उनका टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे नजर आता है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अब एक चीज़ और समझिए, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की चलती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तक में राहुल गांधी नहीं आए, क्योंकि भाई प्रियंका गांधी उससे डिस्टर्ब होंगी, प्रियंका गांधी की चलती है। अब यहाँ पे अगर प्रियंका गांधी के, और ये भी साफ है कि इन्हीं की मर्जी से ये तीनों लोग MP बनाए जा रहे हैं। आप भूल गए अभी मतलब याददाश्त इतनी कमज़ोर, आप यूपी में बड़े बड़े वादे कर गई थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% आप ही ने कहा था कि कम से कम उम्मीदवार हम बनाएंगे। जब देने की बात आई तो आप भी भूल गए। मतलब 3 में से तीनों, अरे एक कम से कम महिला कर दी होती तो आपकी बात का कोई ये रहता कि ठीक है भाई, इन्होंने कुछ बात तो रखी। लेकिन ये भी वही, जो अगर जुमला उधर को बोलते हैं तो जुमला आपका भी था वो 40%। इसको देख के तो ऐसा ही लगता है। अब कुछ और भी बातें हैं जो समझ में नहीं आए। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के रहने वाले, उनको राजस्थान दिया जा रहा है, और अजय माकन को हरियाणा दिया जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार नहीं थे रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए, इसलिए उनको, अरे भाई पहली चीज़ ये बताई, और मैं अभी अजय माकन के इलेक्शन भी जो फंसा हुआ उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अपने होम स्टेट में अगर अपने ही नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते तो ये भी तो एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप जाके राजस्थान से लड़ रहे हैं, अरे भाई अब आप आइए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आप मैनेज करिए, उनसे जो भी आपको करना हो, सीनियर जूनियर साम दाम जैसे भी करके आपको मनाना है। फिर उसी तरह से मुकुल वासनिक साहब है, मुकुल वासनिक साहब महाराष्ट्र से आते हैं, उनको महाराष्ट्र नहीं देखिए राजस्थान भेजा जा रहा है, और इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। और उसमें मैं किसी दिन किसी डिबेट में देख रहा था, कोई कह रहा था इसलिए क्योंकि ओवैसी को वो वहाँ काउंटर करेंगे इमरान, तो ओवैसी को काउंटर करने के लिए क्या, तो फिर तो चले जाते हैदराबाद ना, फिर काहे के लिए यहाँ रह गए। ये सब, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अफरा तफरी नहीं होती है, चढ़ जाओ तुम भी चढ़ जाओ, तुम यहाँ जाओ तुम आ जाओ, वो उस तरह की बात यहाँ पे हो रही है। इसमें कोई कुछ कहे राहुल, और सबसे मुख्य बात यह है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं खुद बनी भाई MP। आप अगर उत्तर प्रदेश को चलाना चाहती हैं, कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं, और चलिए इसमें केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, ये लोग जिम्मेदारी लेने से भगते हैं, ये दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्योंकि प्रियंका गांधी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, आती, राज्यसभा में रहती, राहुल लोकसभा संभालते, आप राज्यसभा संभालती, आपका एक्सपोजर होता। लेकिन नहीं। मैं चलते चलते एक बीजेपी पे आऊँ उससे पहले एक पासिंग रेफरेंस में जरा जनता दल यू का इसलिए कर दूं कि जनता दल यू में नीतीश कुमार भी थोड़ा सरप्राइजेस देने की उनकी आदत है। उन्होंने खीरू महतो को, जो झारखंड में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, उनको एमपी बनाने की बात फैसला किया है बिहार से। आरसीपी सिंह जो सेंटर में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अब वो जुलाई से वो रिटायर हो जाएंगे और वो भाई अभी कोई लोकसभा चुनाव होना नहीं है, राज्यसभा में अब वो है ही नहीं, तो मालूम नहीं उनका क्या होगा। नीतीश के सजाती हैं। नीतीश ने एक समय में पूरी पार्टी की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी थी, जिसमें उन्होंने सेल्फ नॉमिनेट, जब ये हुआ कि कौन कौन बनेगा तो शुरू में आ रहा था कि 2 स्टेट मिनिस्टर और क्या क्या, उन्होंने कहा नहीं एक ही कैबिनेट, और खुद ही बन गए कैबिनेट मिनिस्टर। तो अब क्या है ये तो देखने वाली बात होगी। एक बिहार की एक और बात कर दूँ, हम लोगों के पुराने साथी हैं अनिल हेगड़े, बहुत ग्राउंड के वर्कर हैं, बहुत मेहनती, बहुत प्रोटेस्ट में उनका एक कुछ रिकॉर्ड है जी की गिनीज बुक का, वो जो रोज जाते हैं थे कोको कोला के प्रोटेस्ट के लिए, कोको कोला इस देश से जाए, वहाँ करते थे। अब मैं आ जा रहा हूँ बीजेपी पे। बीजेपी पे मैं इसलिए आ जा रहा हूँ कि कुल उत्तर प्रदेश में 11 सीटें थी, और खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर ले, क्योंकि बीजेपी ने 16 और 18, 16 उन्होंने संडे को किए थे, फिर 2 और। उत्तर प्रदेश में 11 सीटें, 3 सपा के कोटे में जा रही हैं, 8 बीजेपी के कोटे में जा रही हैं। उस 8 में बीजेपी ने पहले 6 को का नाम किया और फिर बाद में 2 और किया। जो बाद में 2 जोड़े उसमें जो थोड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ है, उसमें डॉक्टर के लक्ष्मण के लिए हुआ है, जो हैदराबाद के हैं, बैकवर्ड हैं। बीजेपी ने अपना जो भी ये जो सजाया है उसमें उसने बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि उसमें 4 बैकवर्ड हैं, डॉक्टर के लक्ष्मण, बाबू राम निषाद, संगीता यादव और सुरेंद्र सिंह नागर। 2 अपर कास्ट या फॉरवर्ड कास्ट, जिसको आप जो भी कहना चाहिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राधा मोहन दास अग्रवाल जी और डॉक्टर दर्शना सिंह जी, और 1 शेड्यूल कास्ट मिथिलेश कुमार जी। तो ये बैलेंसिंग की है बीजेपी ने, अच्छी बैलेंसिंग, और 2 महिलाओं को कम से कम उसने यहाँ चांस दिया है। वो मतलब जैसे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो नहीं, लेकिन उसने 2 महिलाओं को बीजेपी ने यहाँ चांस दिया है, ये फैक्ट है। इसमें एक जो 2-3 चीज़ें कहना चाहते हैं जो आश्चर्य हुआ है। एक तो 5 लोग रिटायर हो रहे थे, उसमें से एक सुरेंद्र नागर जी को रिनॉमिनेट किया, बाकी 4 को उन्होंने रिनॉमिनेशन नहीं दिया। उसमें 2 लोगों का, एक तो शिव प्रताप शुक्ला जी, जिनको पहले मंत्री भी बनाया गया था पिछले मतलब मोदी जी के मोदी 1 में, उनको अब कहा गया है कि थोड़े दिन आप बाहर रहिए। और सबसे बड़ा जो मुझे लगा है वो संजय सेठ लगे हैं। संजय सेठ बड़े ठेकेदार, बड़े आर्किटेक्ट, बड़े पैसे वाले, पहले सपा में रहे, सपा में उनसे अब संजय सेठ जैसे लोगों से किस काम के वो होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उनसे क्या एक्सपेक्टेड होता है, संसाधन में भी कौन सा संसाधन वो अरेंज करते हैं। फिर वो भाग के आ गए थे जब भाजपा में, उनको भाजपा को भी लगा, उनको भी लगा कि भाई यही सरकार है तो सरकार के साथ ही रहना। बिजनेसमैन को तो सरकार के साथ रहना, मूल रूप से वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स बाद में करते हैं। उनको ड्रॉप कर दिया गया, अब उनका क्या होगा ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुझे 2-3 लोगों के लिए हो रहा है कि भाई इन लोगों का क्या होगा। आरपीएन सिंह बड़े बाजे गाजे के साथ आए थे, आरपीएन सिंह आ गया, आरपीएन सिंह आ गया, आरपीएन सिंह ने ये कर दिया, वो मंत्री बनने वाले हैं। उनके कुछ साथी लोग आए, उन्होंने कहा कि वो बस जिता दिया है, अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। आरपीएन सिंह को तो उन्होंने एमपी भी नहीं बनाया। आरपीएन सिंह जब गए तो उनको संजय सिंह, वो जो राजा संजय सिंह हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर राजा संजय सिंह क्यों गए थे भाजपा में? अगर उनको एमपी तक नहीं भाजपा अकोमोडेट कर रही है तो क्या जाने की ज़रूरत थी? जहाँ थे वहाँ थे, अच्छा है बुरा जो भी था। क्योंकि ये 2 नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, और तीसरा एक नाम इंपॉर्टेंट है मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो ड्रॉप हो गए हैं। और इसके अलावा जो संगठन में सालों से लोग 30 साल से हैं, उनका तो नाम लेने की कोई ज़रूरत मतलब वही नहीं। उनको तो भाजपा मानती है ठीक है ये आ गए हैं, अब इनको तो हमारे यहाँ रह के काम करना ही है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को ड्रॉप किया है। उनके अलावा एक जो बहुत ही ग्लेयरिंग चीज़ है और जो मुझे थोड़ा अभी भी नहीं पच पा रही है, भाजपा बार बार कहती है सबका साथ सबका विकास इत्यादि इत्यादि, उस तरह की बात करती है। भाजपा इस बार भी बोली है कि देखिए मैंने इस जात को किया है, मैंने 4 बैकवर्ड, 1 शेड्यूल कास्ट, ये वो, इसको करती है। भाजपा जात की भी उपजात पे आती है कि देखिए जो शेड्यूल कास्ट है उसमें जाटव इतने मैंने किए और ये इतने किए, ये इतने किए, इस तरह की बातें करती है। उसी तरह से बाहर जैसे निषाद में मैंने ये किया, उसमें बिंद इतना किया, उसका मतलब जात की भी सब जात का भाजपा बिल्कुल बताती है कि देखिए मैंने इतना किया। ठीक है भाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने वाले 19% मुसलमान या हिंदुस्तान में रहने वाले 14% मुसलमानों में भाजपा
का लोकसभा का एक भी एमपी नहीं है। और अब इसके बाद जैसा नॉमिनेशन हुआ है, राज्यसभा में भी भाजपा का 0 नुमाइंदगी कोई मुसलमान कर रहा होगा। तो भाजपा अपने को एक तरह से जो कांग्रेस मुक्त की जगह वो अपने को मुसलमान मुक्त मान लेगी, क्योंकि ना लोकसभा में कोई मुसलमान और ना कोई राज्यसभा में मुसलमान भाजपा के पार्टी से। तो उसके बाद वो कैसे क्लेम करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कैसे वो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, ये सोचने वाली बात होगी। चलते चलते एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन 2 जगह होने की बात है जो बहुत सीधे नहीं होंगे, वो मैंने पहले भी कहा था, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा में अजय माकन जी को जब कांग्रेस ने किया तो उधर से कार्तिकेय शर्मा जी आ गए हैं। कार्तिकेय शर्मा जी, अगर आपको याद हो, वही विनोद शर्मा जी के लड़के जिनके लड़के सजा काट रहे हैं। ये कार्तिकेय शर्मा जी भाजपा द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और एज अ मीडिया वो आ रहे हैं इसमें। अब उनके और अजय माकन के बीच में टक्कर है, देखिए क्या होता है। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग टक्कर हो गई है राजस्थान में। राजस्थान में सुभाष चंद्रा जी पहले हरियाणा से एमपी थे, अब वो एज एन इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय बीजेपी वो पहुंच गए हैं राजस्थान। और राजस्थान में 4 सीटें हैं, 4 सीटों में 3 सीट ये कांग्रेस मान रही थी कि हम बिल्कुल आराम से हमें मिल जाएंगी, 1 सीट बीजेपी को मिलेगी। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने एक अपना कैंडिडेट लगा दिया और एक को बैक कर दिया। तो अब टोटल 5 हो गए, कंटेस्ट हो गया है। तो वहाँ कंटेस्ट है बिटवीन प्रमोद तिवारी एंड सुभाष चंद्रा, क्योंकि कांग्रेस के, अब वो समझ लीजिए, वहाँ पे 41 वोट चाहिए आपको एमपी का राज्यसभा जीतने के लिए। कांग्रेस के पास 108 एमएलए हैं, 41 × 2 82 एमएलए। तो उसके 2 जो सेफ कैंडिडेट हो गए, बाकी 2 लोग उनको दे दिया जा रहा है। अब उसके पास जो एक्स्ट्रा वोट हैं वो 26 हैं। तो 26 वोट के बाद कांग्रेस नीड्स अनदर 15 वोट्स टू गेट प्रमोद तिवारी इलेक्टेड। इधर क्या है बीजेपी में कि 71 वो हैं एमएलएज हैं, 41 पे एक तो उसका बन गया। अब उसके पास 30 एमएलएज हैं, उसको और वोट चाहिए 11। तो कांग्रेस को 15 एक्स्ट्रा वोट चाहिए, बीजेपी को 11 वोट चाहिए। और बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी के पास सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत अच्छा। सुभाष चंद्रा जी हैं, सुभाष चंद्रा जी पैसे से तो मुझे नहीं लगता है कि प्रमोद तिवारी जी, हालांकि मैच उतने हद तक नहीं करेंगे, लेकिन मैच सुभाष चंद्रा को करना ज़रा मुश्किल होगा पैसे के मामले में। सुभाष चंद्रा जी हैं, तो वो इलेक्शन इंटरेस्टिंग हो सकता है और देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक ये माना गया है कि प्रमोद तिवारी जी भी बहुत इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। जब वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ते हैं हरदम, तो सपा का कौन कैंडिडेट होगा ऐसा कहा जाता है कि वो डिसाइड करते हैं। और वो यही नहीं, वो बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा ये भी वो डिसाइड करते हैं। राजस्थान में अब वो सुभाष चंद्रा जी और उनके बीच का इलेक्शन इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाला। लेकिन अंत में चलते चलते मैं फिर से एक बार कह दूं, ये मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक नेशनल लेवल की पार्टी जो सबका साथ सबका विकास कहती है, उसके न लोकसभा में न राज्यसभा में उसका एक भी अल्पसंख्यक मतलब एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एक एमपी है। ये भी कुछ सोचने को ज़रूर मजबूर करता है। थैंक यू सो मच।